एक पाश्चात्य व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी समझबूझ से अक्सर ऊंचा होता है। वह स्वयं स्त्री की तरह एक रोमांचकारी व्यक्ति बनकर रह जाता है और इसी कारण पुरुष की उन दशाओं में भी फणिभूषण को पूरी तरह शामिल नहीं किया जा सकता। मूर्ख अंधा जंगली मणिमालिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया। यह दूर के रिश्ते का चचेरा भाई था और फणिभूषण के कारोबार में एक आसामी की तरह देख रेख पर नियुक्त था। योग्यता के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर वह उस आसामी पर अधिकार जमाए हुए था। काम के चतुराई के कारण नहीं बल्कि रिश्तेदारी की धौंस में प्रत्येक महीने वेतन से भी अधिक रकम ले उड़ता था। मणिमालिका ने सारी राम कहानी उसको सुनाई और आखिर में पूछा, क्या करूं, कोई अच्छी सलाह दो। मधु ने बुद्धिमता और दूरदर्शिता के ढंग से सिर हिलाकर कहा, मेरा माथा ठनकता है। इस मामले में कुशल नहीं दिखाई देती आपा। सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में शक ही दिखाई दिया करता है। उनको किसी काम में कुशल नहीं दिखाई देती। फणिभूषण को रुपया तो मिलने से रहा, आखिर में तुम्हारे आभूषणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध में जो मणिमालिका के अपने व्यक्तिगत विचार थे, उनके प्रकाश में मधु के निकाले हुए परिणाम का पहला भाग संभावित और दूसरा सच मालूम होता था। यकीन उसके हृदय से जा रहा था। संतान उसकी थी ही नहीं, बाकी रहा पति, वह किसी गिनती में ना था, इसलिए कि सारा ध्यान अपने आभूषणों पर केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी। यही उसको संतान के सामने प्यारे थे। संतान को माँ से छीन लीजिए, फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है। यही दशा मणिमालिका की थी। उसका यह विचार था कि उसके आभूषण पति के मंसूबों की भेंट हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैके चली जाऊं और सारे आभूषण वहां छोड़ आओ, चालाक मधु ने कहा। इस प्रकार उसकी हांडी को भी बघार लगता है। यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण मधु को अपने हत्थे चढ़ने की उम्मीद भी थी। मणिमालिका उसी समय राजी हो गई। बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई थी, किंतु कुछ पलों के बाद उसने फिर वर्णन किया। छुटपुटे के समय जबकि सावन की घटाएं आसमान पर डेरा जमाए हुई थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी। एक नौका ने रेतली सीढ़ियों पर लंगर डाला। दूसरे दिन सुबह घटा घूप अंधेरे में मणिमालिका आई, एक मोटी चादर में सिर से पांव तक लिपटी हुई, नौका पर सवार हो गई। मधु जो रात से उसी नौका में सोया हुआ था, उसकी आहट से जागा। आभूषणों की संदूकी मुझे दे दो ताकि सुरक्षित रख लूं। अभी ठहरो, जल्दी क्या है, चलो तो सही, आगे देखा जाएगा। नौका का लंगर उठा और वह बहती हुई नदी की लहरों से जूझने लगी। मणिमालिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए थे। संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था। मधु हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि मणि के पास संदूकची नहीं है। इसकी कल्पना भी न थी कि उसने आभूषणों को प्राणों से लगा के रखा है। चाहे मणिमालिका ने फणिभूषण को ना समझा था, किंतु मधु के चरित्र का बिल्कुल ही सही अंदाजा लगाया था। जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मणिमालिका के साथ उसको मैके पहुंचाने जा रहा हूँ। वह संसार का अनुभवी और बड़ी उम्र का था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था। उसको मणिमालिका के जाने से बहुत चिंता और शक हुआ। उसने अपने मालिक को फौरन लिखा, कदारी और खैर खवाही से उसे प्रेरणा दी और अपने पत्र में अपने मालिक को खूब खरी खरी सुनाई। पति की लाज और दूरदर्शिता दोनों का यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को इस प्रकार आजाद छोड़ दिया जाए। मणिमालिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया। उसे बहुत दुख हुआ। वह इस संबंध में एक शब्द भी शिकायत का जवान पर ना लाया। अपमान और कष्ट सहे, किंतु उसने मणिमालिका पर कोई दबाव डालना ठीक नहीं समझा। किंतु फिर भी इतना अविश्वास। सालों से वह मेरे एकांत की और सांसारिक साथी रही है। आश्चर्य है कि उसने मुझे कुछ भी ना समझा। इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावेश में न जाने क्या कर बैठता, किंतु फणिभूषण मौन था। वह और अपना दुख प्रकट करके मणिमालिका को दुखित करना ठीक न समझा। पुरुष को चाहिए कि वह दवा नल की भांति जरा जरा सी बात पर भड़क जाए,
जब औरत सावन के बादलों की तरह बात बात पर आंसुओं की झड़ी लगा देती है, किंतु अब वह पहले से दिन कहाँ। फणिभूषण मणिमल्लिका को उसकी गैर मौजूदगी में बिना सूचना दिए जाने के विषय में कोई डांट फटकार का नाम तक जबान पर ना लाएगा। रुपये की वसूली में फणिभूषण सफल हो गया। उसके कारोबारी रास्ते खुल गए कि आभूषण मैके में छोड़कर मणिमल्लिका घर को वापस आ गई होगी। 10 दिन पहले का तुच्छ और असफल प्रश्न करता जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखेगा और पत्नी की दृष्टि उसके सफलता से दमकते हुए मुख पर पड़ेगी, तो वह अपने इनकार पर स्वयं लज्जित होगी और अपनी नादानी पर पश्चाताप प्रकट करेगी। इन विचारों में मगन फणिभूषण शयन कक्ष में पहुंचा, परंतु दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला तुड़वाकर अंदर घुसा तो तिजोरी के किवाड़ खुले पड़े थे। इस आघात से वह लड़खड़ा गया। शुभ चिंता और प्रेम उस समय उसके पास निरर्थक और अस्पष्ट शब्द थे। सोने का पिंजरा जिसकी प्रत्येक सुनहरी तिल्ली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था, टूट चुका था और खाली पड़ा था। अब वह दिवालिया हो चुका था और सिवाय गहरी सांस, आंसू और हृदय की गहरी वेदना के अलावा उसके पास कुछ न था। मणिमल्लिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में न आया। उसने यह तय कर लिया कि अब चाहे आए या ना आए, किंतु बूढ़ा मुनीम इस फैसले के खिलाफ था। वह प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम कुशल क्षेम अवश्य पूछनी चाहिए। इतनी देरी का कोई कारण समझ में नहीं आता। उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमल्लिका के मैके को आदमी भेजा गया, किंतु वह यह अशुभ समाचार लाया कि ना यहाँ मणिमल्लिका आई, ना मधु। यह सुना तो पांव तले की जमीन ही निकल गई।